तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे पूरा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, नहीं तो फिर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप अच्छे अच्छे प्रश्न छोड़ देंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इसमें से आपको उदाहरण सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कॉपर सल्फेट का विलयन। ऑप्शन नंबर बी, नमक तथा सल्फेट का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी दिया है सल्फर व लोहे के चूर्ण का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया, उपरोक्त सभी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, तो समांगी मिश्रण, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्या समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण जिनकी बनावट समान होती है, जिन मिश्रण की बनावट समान होती है उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, या उनको विलयन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, समांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं उनके अनुपात एक निश्चित होता है। जैसे आप मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं नमक और पानी ले सकते हैं, ठीक है ना, और पानी और चीनी ले सकते हैं। तो ये सब समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विलयन। ऑप्शन नंबर बी है निलंबन। ऑप्शन नंबर सी है कोलाइड। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हमारा क्या होता है, विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सही, उत्तर नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निलंबन है। निलंबन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है विषमांगी मिश्रण जिनमें घुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है विषमांगी मिश्रण जिनमें घुलित कण आँखों से न देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो पहली बात तो ये समांगी मिश्रण नहीं है, तो इसलिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ये है क्या, विषमांगी मिश्रण, इसमें दोनों में दिया है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें आँखों से देखे जा सकते हैं और इसमें से आँखों से नहीं दिखाई दे सकता है। ठीक ना, तो इसमें जब बात किया जा रहा है हमको किसके बारे में, निलंबन के बारे में। तो आपको निलंबन के बारे में जानना जरूरी है कि वो क्या होता है, वो विषमांगी मिश्रण होते हैं और ये आँखों से दिखाई देते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलाइड है। कोलाइड क्या होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण जिनमें घुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, विषमांगी मिश्रण जिनमें घुलित कण आँखों से न देखे जा सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी हमारा पहला और लास्ट वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, विषमांगी मिश्रण जिनमें घुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, और इसमें क्या है, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि हमारा सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसमें क्या रहता है कि ये जो होते हैं ये छोटे छोटे आकार, इनका आकार क्या होता है, कणों का आकार छोटा होता है। हम इन्हें अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, जब हम प्रकाश की किरण इसमें जाती है तो आसानी से फैला देती है इसको। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विलयन में कणों का आकार होता है। ये ऑप्शन आपको दिया है, पहला नंबर दिया है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक, 10⁻⁸ सेंटीमीटर से कम, और अगला दे रहा है सी नंबर 10⁻⁵ सेंटीमीटर तथा 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो विलयन में कणों का आकार होता है तो मुख्यतः हम कहीं कहीं कुछ अलग पा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर से कम ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेट्रोलियम तथा वायु के घटक प्राप्त किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम और वायु के घटक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, किस विधि से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है क्रोमेटोग्राफी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है अपकेंद्रण विधि के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर इसमें क्या हो जाता है, प्रभाजी आसवन के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम तथा वायु के घटक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। डाई में रंगों को अलग करने के लिए, प्राकृतिक रंगों के लवकों को अलग करने के लिए, रक्त में नशीले पदार्थों को दूर करने के लिए, और अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो हमारे इसका क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग इन सभी के लिए किया जा सकता है या फिर किया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, टिंडल प्रभाव से संबंधित प्रश्न है। तो टिंडल प्रभाव, इसमें क्या है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित क्या नहीं करता। तो ये इस प्रश्न का अगर सही तरीके से उत्तर देखा जाए तो इसमें से
जो कि हमारा क्या होगा, वास्तविक विलयन आपका यहाँ पर दे रहा है, दूसरा निलंबन होता है या कोलाइड होता है, या ये सभी दिया है। ठीक है, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही उत्तर क्या होता है कि प्रदर्शित नहीं करता ये जो प्रश्न दिया है, क्योंकि निलंबन तो प्रदर्शित करेगा नहीं, तो हमारा ये भी उत्तर गलत है। और ये क्या है कि वास्तविक विलयन भी प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इस तरीके से अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन इसमें ये किसके लिए, जब ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता तो दोनों हो जाएगा सही, लेकिन अगर प्रदर्शित करता है तो हमारा कोलाइड वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, तो कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, कोलाइड प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लौह धातु का पिघलना है, लौह धातु का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लौह धातु का जो पिघलना होता है ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोहे में जंग का लगना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है एटम और एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक संकेत बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले Ni यानी निकिल, और ऑप्शन नंबर बी है N2, और ऑप्शन नंबर सी है N पॉजिटिव, आपको शायद स्पष्ट न दिख रहा हो। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है N बार। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक संकेत जो होता है तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें रासायनिक संकेत में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं N2 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, सोडियम का जो हमारा रासायनिक संकेत होता है Na होता है। ठीक है, हालांकि आप लोग कहीं देखेंगे कि रासायनिक संकेत कहीं कोई इसको भी मान सकता है कि नाइट्रोजन को N भी तो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग जैसे देखते हैं तो N भी रहता है, लेकिन हम लोग सामान्यतः उसको N2 जब रहता है तो उसको हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक भारी है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, सुक्रोज C12 H22 O11 के 0.2 मोल, या CO2 के 2 मोल, या फिर CO3 के 2 मोल, या H2O के 10 मोल। ठीक है, तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जा रहा है, इसमें हमारा सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो आप लोगों को ये देखना है इसमें परमाणु की अधिक किसमें अधिक होगी, H2O में 18 ग्राम, H2O के 18 ग्राम में, या कार्बन या ऑक्सीजन के 18 ग्राम में, या कार्बन डाइऑक्साइड के 18 ग्राम में, या मेथेन के 18 ग्राम में। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेथेन के 18 ग्राम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम H2, 1 ग्राम CH4। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी 1 ग्राम H2। अगला प्रश्न देते हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 16/6.03023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुक्रोज के 3.42 ग्राम एक बीकर में 18 ग्राम जल के घोल को विलयन को ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होगी। ये जो आपको दिया गया है इसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हमको निकालना है। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6.68 × 10⁻23। अगला प्रश्न रहता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, केवल जब निकाय को ऊर्जा दी जाती है। अगला प्रश्न है, केवल जब निकाय से ऊर्जा बाहर निकाली जाती है। अगला है मतलब ऑप्शन कि केवल जब निकाय से ऊर्जा दी जाती है तथा बाहर निकाली जाती है। ऑप्शन क्या है, बिना किसी ऊर्जा के परिवर्तन के। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन 360 ग्राम जल को सही प्रदर्शित करता है। 2 मोल जल के यहाँ पर दिया है, 20 मोल जल के यहाँ पर दिया गया है 6.022 × 10⁻23 अणु जल के। और इसमें चौथा नंबर क्या दिया गया है, L20 मतलब L2044 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट है, यहाँ पर क्या है 1.2044 मल्टीप्लाई 10⁻23 अणु जल। ठीक है, तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9वां का डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया, अब देखिए इसमें भी क्या है, केवल एक सही होगा। ऑप्शन नंबर भी 1 और 4 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसमें 2 और 3, और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में है 2 और 4।
तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है ना, इनमें से सब कुछ परमाणु के बारे में सत्य है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। परमाणु सदैव मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, पहला तो ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला बोला है परमाणु मुख्य इकाई में इनके अणु तथा आयन बने होते हैं। परमाणु सदैव स्वभाव में उदासीन होते हैं, या परमाणु अधिक संख्या में जुड़कर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप सभी दीजिएगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसका एकदम बढ़िया तरीके से देखकर सोच समझकर तब उत्तर दीजिएगा। और मैं सबका उत्तर इसमें देखूंगा, जिसका सही उत्तर आएगा, जिसका सबसे पहले और सबसे सही उत्तर आएगा, सटीक उत्तर, उसका मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या है कि कैल्शियम का प्रतीक होता है। आपको पता होगा कि कैल्शियम इसमें से क्या है, Cu, Cl, Ca या Cm। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी या कैल्शियम का प्रतीक होता है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, ऑप्शन में दिया है 4, 2, 3, 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4। कार्बोनेट आयन होते हैं, कार्बोनेट आयन होते हैं CO3 2 निगेटिव, CO3 निगेटिव, CO3 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो 13 नंबर है, 13 नंबर का हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी CO3 2 निगेटिव। अगला प्रश्न दिया है यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है तथा ऑक्सीजन गैस के 1 मोल द्रव्यमान होगा। अच्छा, इसमें बोल रहा है कितना, अगर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है तो उसमें ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। तो 16 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 32। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें से बी नंबर 32। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अच्छा, एक सेकेंड, इसके आगे का अगला प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। आगे का भी प्रश्न है, तो थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन इसमें एक साथ 2-3 टॉपिक आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अगला टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन Mg परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है। तो मैग्नीशियम परमाणु के सही इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ये था परमाणु के नाभिक के लिए। अगला प्रश्न हमारा क्या दे रहा है, किसी तत्व X के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। तो निम्नलिखित में से कौन से तत्व को सही प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर आप सभी दीजिएगा। ठीक है ना, ये आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर इतनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर इतनी है, तो सही प्रदर्शित क्या होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने निम्नलिखित की सफलतापूर्वक व्याख्या की। किसकी सफलतापूर्वक व्याख्या की थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात का नियम, और इसके बाद मिल रहा है रेडियोधर्मिता का नियम, और ऑप्शन नंबर 4 है गुणित अनुपात का नियम। उसके बाद भी हमारा जो ए मेन ऑप्शन है, ये तो कथन है, मान लीजिए ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। उत्तर नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन सही है। नाभिक को धनावेशित माना जाता है या धनावेशित नाभिक को माना। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है, बताया कि जो लैम्डा होता है वो कण हाइड्रोजन के परमाणु के 4 गुना भारी है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, सौरमंडल की तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, थॉमसन ने इसके मॉडल की सहमत था, मतलब थॉमसन के मॉडल से यह सहमत था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आपको ऑप्शन मिलते हैं ए, बी और सी और डी। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या है, परमाणु की संरचना वाले टॉपिक से ही। तत्व के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। परमाणु संख्या बराबर
प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब फोर्थ नंबर क्या है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारा इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे तो ए वाला और ए हमारा सही है और ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एथनोएट के एक नमूने में ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। निम्न में से इसका सही कारण कौन सा हो सकता है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ऑक्सीजन के दोनों परमाणु समस्थानिक हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देते हैं। संयोजकता वाले तत्व होते हैं सदैव धातु, सदैव उपधातु, या तो धातु या फिर अधातु, या सदैव अधातु होते हैं। ठीक है, तो संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? या तो धातुएं होती हैं या फिर अधातुएं होती हैं। अगला प्रश्न देते हैं। पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? एन बोर ने, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने और जे थॉमसन ने। तो सबसे पहले जो परमाणु का मॉडल दिया था वो किसने दिया था? सर जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, चार्ज में लगा लूँ। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। प्रोटॉन निम्न के समरूप होते हैं। किसके समरूप प्रोटॉन होते हैं? हीलियम के नाभिक के समान, या हाइड्रोजन के नाभिक के समान, या हाइड्रोजन का अणु के समान, या हाइड्रोजन का परमाणु के समान प्रोटॉन समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की जो नाभिक होता है उसके समान हमारा प्रोटॉन होता है, समरूप होता है। समरूप की बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न देते हैं। गलत कथन आपको चुनना है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। अगला ऑप्शन दिया है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर में होता है। अगला है यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि मैग्नीशियम का समस्थानिक क्लोरोफिल की रचना के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें से गलत कथन का आपको चुनाव करना है। तो इसमें हमारा गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब हमारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है। परमाणु का द्रव्यमान पूर्णतः निम्न के कारण है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ए और बी दोनों, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु का द्रव्यमान पूर्णतः निम्न के कारण है। किसके कारण किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन के कारण। जो न्यूट्रॉन होता है वही परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है। किसी तत्व का आयतन पर 3 धन आवेश है, परमाणु में द्रव्यमान संख्या 27 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो आयनन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ठीक ना, तो आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? इसका हमारा सही उत्तर, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। तो इसका में क्या दिया है? 27 10 3, हाँ, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 3 7 यानी 27 10। ठीक है, सही उत्तर इसका भी हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिए परमाणु का द्रव्यमान पूर्णतः निम्न के कारण होता है। किसके कारण? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें दोनों होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए क्या है, मैं आपसे बोला था कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत लोग बीच में छोड़कर चले गए होंगे तो ये परमाणु संरचना वाला वो टॉपिक नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, तो जो लास्ट तक बने रहे हैं तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और जो छोड़कर चले गए हैं वो तो बधाई के पात्र है यही हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। थोड़ा सा इधर उधर टाइम हो जाता है क्योंकि इसमें बारिश हो रही है, आप सभी को पता होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको कम से कम आप लोग फीडबैक अपना दे दीजिएगा, जो भी आपको फीडबैक देना होगा, चाहे लाइक के रूप में चाहे कमेंट के रूप में, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछा हूँ उसका उत्तर बता दीजिएगा। ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें मैं 1-2 गलत भी बताया हूँ, तो अब देखता हूँ इसमें से आप सभी में से कौन उसको पकड़ लेता है। ठीक है, जो भी गलत आपको लगे आप तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, जिसका सही उत्तर सबसे पहले आएगा उसका मैं
उत्तर कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके साथी जो हैं अगर उनको नहीं पता इसके बारे में तो आप लोग चाहें तो उनको भी बता सकते हैं, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। आज मान लीजिए फर्स्ट 1 तारीख हो गया, अब 4-5 दिन और बचा है, तो 4-5 दिन अच्छे से रगड़ के तैयारी कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।